Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आप ये जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई भी होंगी क्योंकि हम लोग ऑप्शंस भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूट्यूब आप ऑब्वियसली आप देखते ही हैं तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। आपको पता हो जैसे हमने सब चीज़ के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी है। ये जैसे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, इसी के साथ जीएस की अलग प्लेलिस्ट है, क्रैश कोर्सेज जहाँ पर अवेलेबल है, कंप्यूटर 2.0 की अलग प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स की अभी मैंने आपको बताई, मैथ्स की है, इंग्लिश की है। तो आप सभी प्लेलिस्ट टाइम टाइम चेक करते रहिए क्योंकि इस वक्त डेली अपडेशन हो रहा है, अपडेट हो रही हैं तो आपकी, ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। इसी के साथ ऑफिसर बैच जैसे आप सबको पता है अभी लास्ट सिलेक्शन से भी बहुत क्लियर हो भी गया है, सबसे रिकमेंडेड बैच है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे 1999 फॉर 9 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। आपको इसमें सभी सब्जेक्ट्स पे प्रॉपरली फोकस आप कर सकते हो। इसी के साथ आपका टारगेट ग्रुप बना दिया है ताकि आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे और फिर उन टारगेट्स पे बेस्ड आपसे टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो ऑनलाइन मीडियम में प्रॉपरली जैसे ऑफलाइन टीचर्स का गाइडेंस होता है वो आपको मिल रहा है, तो आप बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये सभी बैचेस अवेलेबल हैं आपकी एप्लीकेशन पे। आप आज ही आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इन बैचेस में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्केमी यानी एल्केमी में एक्वा फोर्टिस इज द क्लासिकल नेम ऑफ विच केमिकल कंपाउंड। एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक्सप्लोजिव्स यानी विस्फोटकों और उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। तो इनमें एक्वा फोर्टिस में मतलब वो किस केमिकल का नाम है, तो वो है आपका नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। इसी से एक्सप्लोजिव्स बनते हैं, विस्फोटक बनते हैं जैसे TNT। इसी के ही यूज़ करके एमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक बनाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ईयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFS। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों के लिए जो रक्ताल्पता के उच्च प्रसार और घटनाओं की चुनौती से निपटने के लिए, जैसे आपको बता दूं कि जो एडल्ट होते हैं उनमें बहुत जल्दी फोलिक एसिड की यानी सप्लीमेंट्स की जो है वो कमी हो जाती है जिसकी वजह से खून की कमी होती है। तो उससे निपटने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2012 में जिसका नाम था WIFS, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। इसमें आयरन दिया जाता था और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट्स दिए जाते थे। तो ये आपको एक और बात बता दूं, लड़कियों में जो है वो 56% की कमी जो है वो नॉर्मली नोटिस की जाती है और लड़कों में 30% की। ये याद रखना पड़ेगा आपको और आंसर हो गया 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंपाउंड स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अ सैचुरेटेड शॉर्ट चेन फैटी एसिड विद 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स। यहाँ से आपको आंसर पता लगेगा किस यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है जो सामान्यतः पशु वसा और वनस्पति तेलों में ईस्ट्रीफाइड रूप में पाया जाता है। देखो ये है, पहली बात तो 4 कार्बन का है तो 4 जहाँ पे कार्बन आ जाएंगे, पहले अगर 1 कार्बन हो तो मिथ नाम शुरू होता है मिथ से, 2 हो तो इत से, 3 हो तो प्रॉप से और 4 हो तो ब्यूट से। तो ब्यूट से नाम शुरू होना चाहिए, ऐसा सिर्फ एक ही है। सैचुरेटेड है, आप देख सकते हो जहाँ पे भी बैंड्स आते हैं मतलब वहाँ कार्बन है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ बैंड आ रहे हैं अगर मैं वहाँ कार्बन लिख दूँ तो किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है यानी संतृप्त है, सैचुरेटेड है। अगर आप इस डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो वो C और O के बीच में है, संतृप्त वो होते हैं, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इस C और इस C के बीच में सिंगल है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस C और इस C के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो गए आपके 4 कार्बन एटम और ये हो गया ब्यूटायरिक एसिड। द सिंथेसिस ऑफ विच केमिकल इज इनहिबिटेड ड्यू टू एस्पिरिन। एस्पिरिन के कारण कौन सा रसायन नहीं बन पाता, उसका संश्लेषण संदमित हो जाता है। तो ये है आपका
प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बन पाते हमारे शरीर में एस्पिरिन की वजह से, तो ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए। In July 2018, an experiment aboard the International Space Station cooled a cloud of atoms of which element to 1/10 of 1 Kelvin above zero absolute zero, forming a Bose-Einstein condensate in space। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, एक तो 2018 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुआ था। एक गैस ली गई थी जिसमें उसे बहुत ज़्यादा ठंडा किया गया था और उस गैस से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया गया था। पांचवी स्टेट, जो पांचवी अवस्था है पदार्थों की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ किस केमिकल से, किस तत्व से, किस एलिमेंट से आपने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया है। तो इसका आंसर है रुबिडियम। रुबिडियम के एक क्लाउड लिया था, एक बादल लिया था रुबिडियम गैस का, और उसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया गया था। उसके 1/10 मिलियन ऑफ 1 केल्विन अबव एब्सोल्यूट जीरो। आप देख सकते हो प्रॉपर इसकी मेजरमेंट्स भी कितनी ज़्यादा हैं। विच ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव गैस वॉज इन्वेंटेड बाय डेनियल रदरफोर्ड इन 1772। एक तो ये याद रखना है कि कौन सी गंधहीन, जिसमें से कोई गंध नहीं आती, रंगहीन है, स्वादहीन है और रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया था। तो पहली बात तो आप अगर कोई भी नॉर्मली देखेगा तो ये देखेगा कि नोबल गैस है, अक्रिय है, तो वो आर्गन पे लगा के आएगा, क्योंकि बाकी सब में से तो कोई भी अक्रिय गैस नहीं है। पर आपको मैं बता दूं, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो केमिकली अनरिएक्टिव होती है, वो भी मतलब बिल्कुल अक्रिय गैसों की तरह होती है। आप देखो 78% गैस, 78% गैस हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, रिएक्शन नहीं करती वो किसी के साथ भी। अगर पौधों को भी इस्तेमाल करना होता है नाइट्रोजन, तो पहले नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है एक साइकिल के थ्रू, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ी है। तो नाइट्रोजन बिल्कुल केमिकली अनरिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन नहीं करती, पर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, इस वजह से हम उसको नोबल गैसेस की कैटेगरी में नहीं रखते। तो नाइट्रोजन का जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने जिनको नहीं पता होगा प्रॉपरली वो लगा के आए होंगे आर्गन। इसी के साथ आपको मैं एक और बात बता दूं, रदरफोर्ड ने तो इसकी डिस्कवरी की थी और उसी टाइम पे एग्जैक्टली उसी साल में 2 साइंटिस्ट थे, कैवेंडिश और श्वेल। इन्होंने इस गैस को, नाइट्रोजन गैस को अलग से आइसोलेट यानी इकट्ठा कर दिया था, यानी उन्होंने एक जगह प्रोड्यूस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला होता है CHO। तो CHO इज द करेक्ट आंसर। विच केमिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके। यानी 18वें समूह के, जो आवर्त सारणी का 18वां समूह होता है, इसमें कौन सा तत्व मृदा और चट्टानों में रेडियोएक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम, फाउंड इन सॉइल एंड रॉक्स। जो आपका मृदा और चट्टानों में यूरेनियम पाया जाता है, जो नेचुरल यूरेनियम होता है, प्राकृतिक यूरेनियम होता है, उसका आपने ये भी पढ़ रखा है क्लासेस में कि जो भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने अंदर से रेडिएशंस छोड़ते रहते हैं, है ना। अब जब वो रेडिएशंस छोड़ते रहते हैं तो उनका डिके होता रहता है, यानी क्षय होता रहता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सी ग्रुप 18 का कौन सा एलिमेंट है जो यूरेनियम के, जो प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है, कौन से यूरेनियम से, जो मृदा और चट्टानों में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो है आपका रेडॉन। रेडॉन है जो कि यूरेनियम के डिके से बनता है। Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जिंक ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट। जिंक ऑक्साइड जंग का एक रूप है, नहीं है। रस्ट इज नॉन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। पहले तो आप रस्ट का फॉर्मूला, जो जंग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। कई बार आपको यहाँ पे 2XH2O भी दिख सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Fe3O4 सॉरी, Fe3O4.XH2O। तो पानी तो होता है, हाइड्रेटेड तो होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है वो फॉर्मूला होता है आपका जंग का, यानी रस्ट का। तो 4th ऑप्शन हो गया
रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। What is the name of 1,3 आइसोमर ऑफ बेंजीन डाइऑल। देखो बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है, ये होता है 1,3 का मतलब है किसी को भी 1 मान लो और किसी भी डायरेक्शन में चलोगे तो 1 मान लीजिए ये है, 2 और 3, 1 और 3 पे डाइऑल, डाइऑल का मतलब, ओल का मतलब होता है एल्कोहल, डाई का मतलब दोनों पोजीशन पे अल्कोहल है, तो आपने यहाँ भी OH लगा दिया और यहाँ भी OH लगा दिया। ये जो 1,3 पोजीशन होती है इसको बोलते हैं मेटा। देखो 3 पोजीशंस होती हैं, जब दोनों बराबर बराबर होंगे, ये 1, 2 जिसको ऑर्थो बोला जाता है, ये हो गई मेटा, इसको 1,3 और मेटा बोलते हैं। और एक पोजीशन होती है जब बिल्कुल आमने सामने होता है, 1,4, इसको बोला जाता है पैरा। तो वो इसका आपसे नाम पूछ रहे हैं, इसका नाम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप देख रहे हो इन्होंने क्या बोला है 1,3 मेटा आइसोमर, इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे गलत बना हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं, इसका नाम होता है रिसोर्सिनोल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर गलत है। अच्छा नहीं, सही है ना, 1 आपने इसको मान लिया तो 2 और 3 ये सही है बिल्कुल, तो रिसोर्सिनोल इसका नाम है। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर, डैश हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.87 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किसका घनत्व इतना होता है और हवा से लगभग 1.5 गुना भारी होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 31 डिग्री सेल्सियस के क्रांतिक तापमान से नीचे द्रव की फॉर्म में होता है। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो कौन सी गैस है जो 1.5 गुना भारी होती है हवा से, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक स्टेटमेंट या फैक्ट की तरह लर्न कर लो कि कौन सी गैस है जो हवा से भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन हवा से हल्की होती है, हीलियम भी हवा से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इनमें से बताना है कि कौन सा गलत कथन है या सही कथन है। स्टेटमेंट ए, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था क्लास में S,P,D,F ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कक्षक होते हैं। तो एस ब्लॉक में क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, ये होते हैं एस ब्लॉक के तत्व यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये होते हैं पी ब्लॉक वाले, ये होते हैं डी ब्लॉक वाले सॉरी, ये होते हैं एफ ब्लॉक वाले। तो इनमें क्या फ़र्क है, एस ब्लॉक वालों में जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाता है, डी ब्लॉक वालों में डी में जाएगा, पी ब्लॉक वालों में पी में जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, पी ब्लॉक में केवल नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आते हैं, यानी जो अधातु और उपधातु हैं वो केवल पी ब्लॉक में ही आते हैं। बिल्कुल ठीक है, पी ब्लॉक में ही नॉन मेटल्स यानी अधातु और मेटलॉइड्स यानी उपधातु आती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ विच इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन हैज एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ। समुद्र के सबसे उथले हिस्से में जो महाद्वीपीय शेल्फ होता है उसकी औसत ढाल कितनी होती है? सबसे कम ढाल वही होती है, लगभग 1 डिग्री या उससे भी कम। Which element of boron family has a high boiling point making it ideal for recording temperatures that would vaporize a thermometer? बोरोन परिवार के किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है जिसकी वजह से वो उन तापमानों को रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जिन पर अन्यथा थर्मोमीटर वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी नॉर्मल टेम्परेचर, अगर आप नॉर्मल थर्मोमीटर से टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आंसर है। तो वो कौन सा है? वो है आपका गैलियम। ठीक है, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्वथनांक है वो, सॉरी ये गलनांक है, वो बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। गैलियम वो है कि अगर आप अपने हाथ पे रखोगे, सॉलिड यानी ठोस चीज़ अगर आपने अपने हाथ में रखी, वो आपके हाथ की गर्मी लेके पिघल जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो गलनांक है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है। Which German chemist was the first to show a graphical representation of the periodicity of atomic volume plotted against atomic weight? यानी इनमें से कौन सा जर्मन रसायनज्ञ ने सबसे पहले ग्राफ खींचा था, किन किन के बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम जो आयतन है उसके बीच में, और एटॉमिक वेट।
देखो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में इतना डीप में कोई नहीं अंदर गया। ये थे आपके मेयर, लोथर मेयर, तो इतना डीप सिर्फ मेयर जा सकते हैं, इस तरीके से लर्न करोगे लोथर मेयर। Which of the following does not belong to the family of organic compounds? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों के परिवार से कौन सा संबंधित नहीं है? डेकेन, डेक का मतलब है 10 कार्बन, तो कार्बन है। एमोनिया, एमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, फॉर्मूला याद रखो NH3, इसमें कहीं कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। नोनेन, नोनेन का मतलब है नो कार्बन। फ्यूरान, फ्यूरान ये होता है तो ये कार्बन ही है, आपको मैं बता दूं जहाँ जहाँ पे बैंड आ रहा है, तो ये सारे हो गए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन एमोनिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपिक्टेड इन द पिक्चर? इसका और IUPAC नेम देखो, IUPAC नेमिंग करनी बहुत आसान है। ऑप्शन से 1 पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या करोगे, ये एक मिथाइल ग्रुप, तो इस पे आपने नंबरिंग दे दी 1। ये मैं क्लासेस में भी समझा चुकी हूँ, वैसे आपको नेमिंग करनी, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब आप देखो, अब 3, अब 1 पे तो मिथाइल है क्योंकि एक कार्बन एटम है, तो एक वाले को मिथ बोलते हैं, तो 1 पे हो गया मिथाइल। उसके बाद 3 पे देखो कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, तो 1 पे मिथाइल है, 3 पे प्रोपाइल है, तीसरे पे, तो बस आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज 6 है तो हेक्सेन, साइकिल की फॉर्म है तो साइक्लोहेक्सेन, तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। Which scientist synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanide? इनमें से कौन से रासायनिक ने यूरिया बनाया था? देखो इसकी ना पीछे स्टोरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये एक थ्योरी थी जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो उन्हें बाहर नहीं बनाया जा सकता किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को वोहलर, फ्राइडरिच वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने डिसप्रूव कर दिया था, उन्होंने गलत साबित कर दिया था। कैसे? उन्होंने यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है वो बना दिया था लैब के अंदर, किसका इस्तेमाल करके? एमोनियम साइनेट का इस्तेमाल करके। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन कई बार आया है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने डिसप्रूव किया, तो वोहलर, फ्राइडरिच वोहलर जो है उनका पूरा नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स? इनमें से समांगी मिश्रण। सॉल्यूशन यानी विलयन, कोलोइड, सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है वो आपका समांगी नहीं होता। सस्पेंशन का एग्जांपल रेत और पानी मिला दिया, तो ये तो नहीं है डेफिनेटली। अच्छा, सॉल्यूशन, कोलोइड, कोलोइड भी आपका जो होता है वो हेट्रोजीनियस। कोलोइड जो होता है वो दिखने में समांगी होता है, होमोजीनियस होता है, बट असल में हेट्रोजीनियस होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें सस्पेंशन आ गया, ये भी गलत हो गया। अगला देखो, सॉल्यूशन, ये तो दिखने में एक जैसा ही होता है। सॉल्ट वाटर, नमक वाला पानी, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रास यानी पीतल, पीतल कैसे बनता है? जब आप 2-3 मेटल्स को, धातुओं को पिघला के मिलाते हो तो वो जब जमता है, जब वो ब्रास बनता है तो वो पूरा एक जैसा दिखता है। तो ब्रास भी क्या है आपका, पीतल भी क्या है? एक होमोजीनियस मिश्रण यानी समांगी मिश्रण है। द प्रीफर्ड IUPAC नेम ऑफ एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है, यहाँ सी, यहाँ सी और यहाँ सी, ये एलाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसमें ब्रोमीन और जोड़ दिया तो वो आपसे इसका साइंटिफिक नेम, IUPAC नेम पूछ रहे हैं, तो ये आपको मैंने नेमिंग करनी सिखा रखी है। आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको प्रायोरिटी देते हो, यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हो, 1, 2 और 3। नंबरिंग सिर्फ कार्बन के ऊपर की जाती है, तो तीसरे पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो 3 ब्रोमो, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड है तो इन, 3 ब्रोमोप्रोपीन, 3 ब्रोमोप्रोपीन। From the given options, choose the one which is not a product of the decomposition reaction of lead nitrate. जब lead nitrate डिकम्पोज होता है, ये टूटता है, आप इसको गर्म करते हो तो कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? तो एक तो बनता है लेड ऑक्साइड, येलो कलर, इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये दोनों ब्राउन गैसेस, भूरे रंग की गैसेस निकलती हैं। तो ये तीनों चीज़ें बनती हैं जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो। तो अच्छा, और साथ में ऑक्सीजन भी, ठीक है। आई थिंक यहाँ NO2 और NO3 में कोई एक गैस बनती है और साथ में ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नहीं निकलती। नाइट्रोजन, अकेली नाइट्रोजन नहीं निकलती और लेड ऑक्साइड निकलता है।
In 1932, who discovered positron, a particle described as carrying a positive charge but having a mass of the same order of magnitude as that of normally possessed by a free negative electron। देखो पॉजिट्रॉन एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे क्या है, एक चार्ज है, मतलब चार्ज भी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना, इतना चार्ज है। एक बहुत ही छोटा पार्टिकल जिसमें सिर्फ एक यूनिट का चार्ज है वो होता है पॉजिट्रॉन, लेकिन उसके अंदर मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, जितना कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो वो आपसे पूछ रहे हैं उसकी डिस्कवरी किसने की और कब की, 1932 में। ये याद रखेंगे क्योंकि साल बहुत ज़रूरी है, साल वो बार बार पूछ रहा है। तो इसकी डिस्कवरी की थी आपकी कार्ल एंडरसन ने। वाई डू पिकल्स लास्ट लॉन्गर, अचार ज़्यादा दिन तक क्यों चलता है? देखो बेसिकली हम उसमें जो अचार का मसाला बनाते हैं बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया है या कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका है, अगर उसे गाढ़ी चीज़ के अंदर रखोगे तो उस कोशिका के अंदर का, उस सेल के अंदर का सारा लिक्विड बाहर निकल जाएगा। आपने पढ़ा था ना ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलाइसिस भी आपने पढ़ा था। तो क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया या फंगस, कवक, शैवाल या जो भी चीज़ उसमें लग रही है, जीवाणु उसमें लग रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, यही खराब करते हैं। जब इतने गाढ़े पानी में जाते हैं ना, नमक वाले पानी में, तो इनका खुद का जो सेल है, जो खुद की कोशिका है, वो पूरी बाहर निकल जाती है और मर जाते हैं। तो इनका सेल प्लाज्मोलाइज्ड बिल्कुल सिकुड़ जाता है। इनके अंदर के सेल के, जैसे आपने देखा हो बहुत ज़्यादा नमक खा लो तो हम उल्टी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल है अंदर के सिकुड़ जाते हैं और उनके अंदर का सारा लिक्विड बाहर निकल जाता है, जो वोमिटिंग की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो बैक्टीरियल और फंगल सेल्स गेट प्लाज्मोलाइज इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ पिकल। अचार में नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिकाएं प्लाज्मोलाइज हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अनस्टेबल। इनमें से कौन सा जिसका परमाणु संख्या 43 है, रेडियोधर्मी है, वो अस्थिर है, वो अनस्टेबल है, और जिसका जो समस्थानिक है उसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम है, मतलब लगभग 4.2 मिलियन ईयर से 5 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। तो ये भी हालांकि बहुत ज़्यादा है लेकिन बाकियों से बहुत कम है। तो ये है आपका टेक्नेटियम, ये ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव, इनमें से खाद्य परिरक्षक कौन नहीं है जो खाने को सेव बचाने में मदद नहीं करता? विनेगर, सिरका खाने को ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाने में मदद करता है, नमक करता है, सोडियम नाइट्राइट भी करता है, एक्वा रीजिया अम्ल राज नहीं करता है। तो एसिड, किंग ऑफ एसिड है, यानी अम्लों का राजा है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलाते हो? HNO3 और HCl किस अनुपात में? 1 और 3। HNO3 1 अनुपात में और HCl 3 अनुपात में। What do you call the drugs that bind to the receptor site and inhibits its natural function? उन दवाओं को क्या करते हैं जो ग्राही साइट से जुड़ती हैं और इसकी प्राकृतिक कार्यप्रणाली को रोकती हैं, जो रोकने का काम करें, उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। लेकिन जो जुड़ती हैं और उन्हीं की तरह काम करती हैं, बिल्कुल सेम, उनको मिमिक, उनको कॉपी करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट। PPLO की फुल फॉर्म बताओ बैक्टीरिया के संबंध में। तो PPLO कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो निमोनिया के जैसे होते हैं। निमोनिया कहाँ का है? लीवर का है ना? लीवर का है या लंग्स का है? निमोनिया जो है वो लंग्स का है, आपका फेफड़ों का है। और लंग्स की जो बाहर की परत होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूएरा। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। जो ये लंग्स हैं, इनकी जो बाहर वाली सतह होती है, बिल्कुल बाहर वाली कवरिंग, ये होती है प्लूएरा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है प्लूएरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। मिथाइल इथाइल कीटोन, देखो कीटोन क्या होता है आपको पता है? CO। तो मिथाइल इथाइल का मतलब एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ इथाइल। इथाइल का मतलब 2 कार्बन एटम है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन एटम हो गए टोटल? 4। 4 वालों को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ब्यूट से शुरू करते हैं। कीटोन ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन से नंबर पर है आपके? 1, 2, क्योंकि नंबरिंग या तो यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से पास पड़ेगा या यहीं से की? तो ब्यूटेन 2 ओन। ओन का मतलब है 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 ब्यूटेन। अब ये 2 आप बाहर भी लिख सकते हो,
ठीक है, तो 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2-ओन दोनों बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर इसका हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एराइल अमीन इन विच एन अमीनो फंक्शनल ग्रुप, अमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप, ठीक है, इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वन ऑफ द बेंजीन हाइड्रोजन। जो बेंजीन का हाइड्रोजन, आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ कार्बन लिख दूं तो हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो वो बोल रहे हैं कि उस कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें एक हाइड्रोजन को हटा के आपने अमीन जोड़ दिया हो, NH2 जोड़ दिया हो। तो जब आप NH2 जोड़ दोगे इसको हम बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। इसी के साथ चलिए फटाफट से क्विक रिवीजन। आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये था बेंजीन, इधर OH ग्रुप था, इधर OH ग्रुप था मेटा वाला, इसका क्या नाम था फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको 2 क्वेश्चन के बाद बताती हूँ उसका आंसर क्या था। चलिए नेक्स्ट, इन 1784 में किसने पानी की कंपोजिशन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना है, ये इस चीज़ की डिस्कवरी की थी। एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसमें पानी को तोड़ने की कोशिश की गई थी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेंबर ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज, इनमें से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। एक्टिनाइड सीरीज याद कर लेना, थोरियम जो है वो एक्टिनाइड सीरीज में आता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाए लेंथेनाइड सीरीज का कौन सा है, एक्टिनाइड सीरीज का कौन सा है, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म आपको करा रखी है शॉर्ट वीडियोज में, आपको वहां से लर्न हो जाएगी। अच्छा इसके साथ अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका कंपाउंड का नाम क्या है, इसका आपने पढ़ा था रिसोर्सिनोल। चलिए नेक्स्ट, हु डिफाइंड अ मॉडल दैट प्रेडिक्टेड द शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इनमें से किसने उस मॉडल को दोबारा रीडिफाइन पुनर्परिभाषित किया था, जिन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्स करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये मॉडल कब आया था, 1957 में। पहली चीज़ जो लर्न करने वाली है, क्योंकि साल एसएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। सेकेंडली, नियोहोम और गिलेस्पी ने इसको इस मॉडल को बनाया था। इन विच प्रोसेस इज अ सॉलिड सब्सटेंस वोलेटिलाइज्ड बाय हीटिंग एंड द वेपर इज कंडेंस्ड बैक टू द सॉलिड एट अ कोल्ड सरफेस। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, यानी उसे वो वाष्प में उड़ जाएगा, फिर उसे ठंडा करेंगे और वो ठोस में बदल जाएगा। तो सॉलिड गैस में बदलेगा, गैस वापस सॉलिड में, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। आइडेंटिफाई एन एनोमली एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। वो कौन सा तत्व है जो 1 और 17वें दोनों समूह में मिलता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों के गुण दिखाता है, दोनों में आप रख सकते हो, हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट आंसर है। What do you call the type of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor? वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो ग्राही को स्विच ऑन करके उसकी प्रतिकृति करती हैं, उसको कॉपी करती हैं। मैंने अभी बताया था, जो उसको रोकती हैं वो एंटागोनिस्ट, लेकिन जो उसी के जैसे काम करती हैं बिल्कुल, वो होती हैं एगोनिस्ट। तो गाइज ये थे सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया हो। बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस ज़्यादा आप जैसे नोटिस भी कर रहे हो, अगर 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं तो कोई एक सब्जेक्ट में वो ईयर या स्टैटिक पोर्शन डाल रहे हैं, जिसमें आप जितना भी कर लो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो छूटेगा ही छूटेगा। तो इतना स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ में है आई थिंक आपको उस पर काम करना चाहिए। एटलीस्ट अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखो। स्टैटिक पोर्शन इनफाइनाइट है, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो जितना इन क्वेश्चंस के थ्रू आ रहा है उसको करते चलो। जो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं उन पे थोड़ी थोड़ी रिसर्च कर लो अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज फोकस ऑन द कंसेप्ट। जो कंसेप्ट्स हैं, जो आप समझ सकते हो, प्रोसेसेस हैं, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सभी बैचेस हैं जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @RB_S आप सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिस पे आप ज्वाइन करके आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तभी तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।